आगे का एजेंडा में सबसे पहले बात उस खबर की जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। यूपी और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों, ठेलों, ढाबों पर नाम और पहचान के फरमान पर सियासत पहले से ही हाई थी। यूपी सरकार के इस आदेश को मध्य प्रदेश और बिहार में भी लागू करने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। बिहार में बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने मांग की है कि राज्य में कांवड़ रूट पर योगी मॉडल लागू हो, जिसके बाद इस पर बिहार में सियासी घमासान तेज हो गया है और इसी तरह की मांग मध्य प्रदेश में भी उठा दी गई है और मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं उनको बकायदा चिट्ठी लिखी गई है। हालांकि बिहार में जिस तरीके से डिमांड हुई उसके बाद इसका विरोध भी शुरू हो चुका है और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो निर्णय लिया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान उस रास्ते में पड़ने वाले जितने दुकान होंगे सबको अपने नेम प्लेट लगाना होगा। ये लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, लोगों की पवित्रता से जुड़ा हुआ मामला है और इस बात को लेकर करके उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय की सराहना आज पूरे देश के अंदर में हो रही है। उत्तर प्रदेश के तर्ज पर बिहार की सरकार और झारखंड की सरकार को भी उस रास्ते में पड़ने वाले दुकानदारों को अपने नेम प्लेट लगाने चाहिए। इसमें कोई किसी को किसी बात का हर्ज नहीं करना चाहिए। तो बिहार बीजेपी के नेता प्रेम रंजन पटेल ने डिमांड की है। वहीं बिहार में योगी मॉडल को लागू करने की बीजेपी की मांग पर सहयोगी और विपक्ष विरोध कर रहे हैं। योगी मॉडल यही तो आज जो कांवड़ में एसटी, एससी, दलित, माइनॉरिटी या अन्य लोगों का जाति सूचक नाम लिखना होगा, ना ये लोकतांत्रिक मूल्यों में है, ना कानून इजाजत देता है, ना संविधान कहता है। क्या हिटलर की तरह दुनिया चलेगी? क्या आप सावन के महीने में कह रहे हैं कि कांवड़ में सारे दुकानों पर टाइटल लगाओ? ये तो योगी और मोदी के झगड़े में आप जनता को क्यों पीस रहे हैं? एक मिनट भी योगी को रहने का राइट नहीं है, बर्खास्त करना चाहिए मोदी जी को। ये कई नए इशूज आ रहे हैं जो गलत है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी जैसे एक नोटिस इशू, ऑर्डर इशू हुआ है यूपी में कि भाई अब हर दुकान के लोग अपना क्या कहते हैं नाम और पूरा डिटेल दे, जो एक तरह से गलत है। ये कहना गलत है क्योंकि इसमें सारे समुदाय के लोग, चाहे दलित हो, अति पिछड़ा हो, दूसरे समाज का लोग हो, सब लोग इसमें मदद करते हैं, पूरी तरह से मदद करते हैं। अब आज तक मदद करते आए कि जो केंद्र सरकार, जो यूपी सरकार जो जिन्होंने ऑर्डर पास किया है कि नाम देना चाहिए, ये गलत है, इसको रिव्यू करना चाहिए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसकी कोई ज़रूरत है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या सोच करके नामांकन दुकान को कर रहा है, हम इसके बारे में तो बहुत कुछ नहीं जानते। जो लोग करते हैं नामांकन वही लोग बताएंगे। समझता हूँ इस तरह का नामांकन करने का कोई औचित्य नहीं है। तो देखा आपने किस तरीके से बिहार में यह डिमांड उठी, लेकिन अब आपको हम दिखाते हैं पूरी तस्वीर कि कैसे उत्तराखंड से लेकर बिहार तक तकरार हो रही है और नाम पहचान पर तकरार है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों पर नाम पहचान जरूरी है, यह सरकार की तरफ से आदेश आया, नाम लिखे भी जाने लगे। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों, ठेलों पर पहचान जरूरी है, वहां पर ये चीजें निकलकर सामने आई और अब उत्तराखंड में मांग उठी। मध्य प्रदेश में भी इंदौर से मांग उठ गई है कि जो दुकान है, ठेले हैं, ढाबे हैं, उन पर नाम की पहचान सामने आए। इसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव को चिट्ठी लिखी गई। बिहार की बात करें तो बीजेपी नेता ने मांग उठाई है कि दुकान, ठेले, ढाबे पर नाम पहचान अब यूपी की तर्ज पर ही लागू किया जाए नियम। और अब सवाल यह भी उठ रहा है कि हिंदू नाम रखकर धोखे में रखने का जो दावा हो रहा है, तो नाम पहचान की जरूरत इसलिए यूपी सरकार बता रही है और इस मॉडल को लागू करने की मांग उत्तराखंड में भी उठ रही है, बिहार, झारखंड तक सामने आ रही है, एमपी में भी आ रही है। यूपी में कांवड़ रूट पर दुकानदारों को पहचान जाहिर आदेश को जमीयत उलमाए हिंद ने कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया। यह बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि इसी संबंध में कानूनी मशवरे के लिए जमीयत ने आज दिल्ली में अपनी लीगल टीम की एक बड़ी बैठक बुलाई है। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने आरोप लगाया है कि धर्म की आड़ में नफरत की राजनीति का यह नया खेल है और इसको लेकर अब जमीयत उलमाए हिंद कोर्ट का रुख करेगा और इसका विरोध करेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से पूरा मामला सियासी हो चुका है,
इन सब के बीच जमीयत उलेमाए हिंद की क्या तैयारी है, इसको चुनौती देने की क्या तैयारियां चल रही हैं और आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण होगी? अवधेश, जमीयत उलेमाए हिंद का साफ मानना है कि ये जो नियम बनाया गया है ये नियम संविधान के मुताबिक नहीं है और इसीलिए इसको चैलेंज किया जा सकता है। उसके जो लीगल एक्सपर्ट हैं आज वो दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद के दफ्तर में उनकी बैठक हो रही है, उनसे राय मशवरा लिया जा रहा है। मौलाना अरशद मदनी जो इसके सदर हैं वो सीधे इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरी जो रणनीति है वो इसी बात की है कि इसके सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाए, जो पुराने नियम कानून है उनको निकलवाया जाए, इसका जो असर हो रहा है वो निकलवाया जाए, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है और इम्प्लीमेंटेशन के चलते जो असर हो रहा है, जिन लोगों की नौकरियां जा रही हैं, जो बेरोजगार हो रहे हैं, इन सारे मसलों को निकलवा करके वो कानूनी जो पहलू हैं उनके साथ में अदालत के सामने रखा जाए और इस मामले को बताया जाए कि ये जो संविधान ने जो समानता का अधिकार दे दिया है इस देश के हर नागरिक को, सरकार भेदभावपूर्ण कार्य कर रही है। इसकी तैयारी जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से की जा रही है। अवधेश, बिल्कुल, लेकिन अभिषेक, अगर हम बीजेपी के नेताओं की बात करें तो उनकी तरफ से ये दलीलें सामने आ रही हैं कि ये एक नियम कानून पहले ही बना हुआ है जो मनमोहन सरकार बन रहा था और सब कुछ कानून के मुताबिक हो रहा है। इसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं हैं जमीयत उलेमाए हिंद की और जो लोग भी विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बीजेपी की जो सरकारें हैं वो दलील यही दे रही हैं कि पहले से नियम है और उसी को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस देखिए सबसे बड़ी बात आ रही है इम्प्लीमेंटेशन का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वहाँ से चीज़ें शुरू हो रही हैं। इम्प्लीमेंटेशन के इम्पैक्ट में इस तरह की घटनाएं, खबरें सामने आ रही हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी की ढाबे, जिनकी की दुकानें बंद हो रही हैं, बहुत सारे हैं जो अपनी नौकरी खो रहे हैं और एक तरह का नैरेटिव सेट हो रहा है हिंदू बनाम मुसलमान का। इसी को लेकर के, और दूसरी बात ये भी है टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि अब क्यों लागू किया जा रहा है इस तरह की चीज़ें और इसके पहले क्यों नहीं इस तरह की चीजें इंप्लीमेंट की गई, इसके पीछे का पॉलिटिकल मोटिव क्या है उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि टाइमिंग का सवाल है, इंप्लीमेंटेशन के तरीके का सवाल है और जो नफा नुकसान है उसका सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं मानसून सत्र की। 22 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले आज सभी दलों की बैठक होगी, सर्वदलीय बैठक है और बैठक सुबह 11 बजे पार्लियामेंट एनेक्सी बिल्डिंग में बुलाई गई है। पहली बार राहुल गांधी सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे। बैठक में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से आएंगे और बैठक में संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनेगी। ये बनाने की कोशिश होगी सरकार की तरफ से। 23 जुलाई को आम बजट पेश किया जाएगा। साथ ही 12 अगस्त तक चलने वाले संसद सत्र में 6 नए विधेयक भी पेश किए जाएंगे। ऐसे में सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। लेकिन बड़ी खबर, बड़ा अपडेट ये है कि आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। तो संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और उससे पहले सर्वदलीय बैठक है। कुछ खास जो डिटेल्स है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। जो सत्र की शुरुआत है वो 22 जुलाई से हो जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण जो बैठक है आज बुलाई गई है पार्लियामेंट के एनेक्सी बिल्डिंग में। 22 जुलाई को सत्र की शुरुआत होगी और 12 अगस्त तक ये पूरा सत्र चलेगा। आज सभी दलों की बैठक है, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। राहुल गांधी नेता विपक्ष मौजूद रहेंगे। 23 अगस्त को बजट पेश होना है और इस बार के हम सत्र की बात करें तो कुल 6 विधेयक लाए जाने हैं। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष का आक्रामक रूप बना हुआ है, ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार का सत्र हंगामेदार होगा। हमारे सहयोगी नीरज पांडे जुड़ गए। नीरज, जिस तरीके से आज सर्वदलीय बैठक हो रही है, आम सहमति बनाने की कोशिश होती है कि सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से चले, लेकिन जो राजनीतिक परिस्थितियां उसमें क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, मोदी सरकार 3 का ये पहला बजट सत्र है। बजट पेश होगा, यानी कल पहले 22 तारीख को इकोनॉमिक सर्वे आएगा और 23 तारीख को पहला बजट पेश होगा। तो बजट पेश होगा, बजट कैसा रहता है इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो हालात पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा कि विपक्ष किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं और विपक्ष किसी भी तरह से सरकार को चाहता है कि हर छोटे छोटे मुद्दे पे घेरा जाए, तो उससे तो बिल्कुल साफ लग रहा है कि सरकार और विपक्ष के बीच में इस सेशन में भी तनातनी बरकरार रहेगी। आज चूंकि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, हर सेशन से पहले सरकार की तरफ से ये बैठक बुलाई जाती है और सरकार के संसदीय कार्य मंत्री जो होते हैं
उनकी तरफ से ये कोशिश होती है कि सबके साथ बैठकर एक राय मशवरा किया जाए कि सत्र सुचारू रूप से चले, आप लोग सहयोग करें, मुद्दों पर चर्चा हो। ये सारी बातें फॉर्मेलिटीज़ के लिए होती हैं। आज भी जो बैठक बुलाई गई उसमें भी फॉर्मेलिटी ही होगी। अभी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी शामिल होंगे, दूसरे दल के फ्लोर लीडर्स उसमें आएंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बजट सत्र भी बहुत शांति से चलने वाला हो, क्योंकि इरादे विपक्ष के बिल्कुल अलग हैं और बजट सत्र में भी हमें हंगामा देखने को मिल सकता है। वही परंपरा जो पिछले सत्र में स्पेशल सेशन में दिखाई पड़ा, यानी कि कम से कम अभी की परिस्थितियां बताती हैं कि मानसून सत्र में बयानों की और बवालों की बारिश होगी। बहुत शुक्रिया नीरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और बड़ी खबर है, कोलकाता में आज टीएमसी की शहीद दिवस रैली है और टीएमसी की रैली में अखिलेश यादव भी शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। लोकसभा चुनाव में दमदार प्रदर्शन का टीएमसी जश्न मनाएगी। टीएमसी का मकसद इस रैली के जरिए देश भर में विपक्षी एकता को मजबूती देना है। टीएमसी 21 जुलाई को उन 13 समर्थकों की याद में शहीद दिवस मनाती है जो 1993 में राज्य सचिवालय राइटर्स बिल्डिंग तक मार्च निकाले जाने के दौरान पुलिस फायरिंग में मारे गए थे। तो आज शहीद दिवस रैली ममता बनर्जी की कोलकाता में है। और हमारे सहयोगी संदीप सरकार जुड़ गए। संदीप, जिस तरीके से ये शहीद दिवस रैली है राजनीतिक तौर से और इंडिया गठबंधन के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है, क्या संदेश देने की कोशिश है? देखिए, इंडिया गठबंधन के लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज सिर्फ जो शहीद है उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम नहीं है। लोकसभा चुनाव में 29 सीटों के साथ देश का तीसरा सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी बनने के बाद ये पहला जो पॉलिटिकल कार्यक्रम है तृणमूल कांग्रेस का, जिसमें आज अखिलेश यादव भी शामिल होने की संभावना है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो विशाल मंच बनाया गया है जिनमें तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी और टीएमसी सांसद के बैठने की बंदोबस्त किया है। और आज जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से क्या वार्ता देने वाले हैं ममता बनर्जी, वो देखने वाली बात है, क्योंकि आज 1-2 दिन में संसद का सत्र शुरू हो जाएगा। उसके पहले आज अखिलेश यादव मौजूद रहने की संभावना है और तृणमूल कांग्रेस का सभी सांसद आज इधर मौजूद है। क्या ममता बनर्जी क्या कहने वाली है, इसके ऊपर सबका निगाह है। बिल्कुल नजरें बनाए रखिएगा संदीप। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है, बंगाल में शहीद दिवस रैली है, लेकिन ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडिया गठबंधन मजबूत है, इसका संदेश भी देने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर आप सांसद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे रुक करते हैं। सीबीआई का नया मुकदमा लिखकर अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के मकसद से वो मुकदमा बना के उनको जेल में डाल दिया गया और बढ़ा दिया गया जेल का रहने का समय, इसलिए कि उनकी जिंदगी से खिलवाड़ किया जा सके। ये सारी रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला कर ये बात कह रही है, ये सारी रिपोर्ट्स। तो मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। राज्यपाल ने बाकायदा लिखकर सीएस को दिया है, उस पूरी चिट्ठी को किस तरीके से आप देख रहे हैं? मैं उसको साजिश का हिस्सा मानता हूं। आप खुद से सोचिए कि जो एलजी, जो चीफ सेक्रेटरी, जो जेल प्रशासन पहले ये कहानियां गढ़ता था कि अरविंद केजरीवाल अपना शुगर लेवल पूरी खा लिए तो बढ़ गया, आलू खा लिए तो बढ़ गया, वही जेल प्रशासन जब हकीकत, और उस समय इंसुलिन नहीं दी जाती थी। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हमारी शुगर लेवल बढ़ रही है, हम लोग बार बार कहते थे कि भाई इनको इंसुलिन की आवश्यकता है, इंसुलिन नहीं दी जा रही थी। आपको याद होगा उसके लिए भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। और अब वही जेल प्रशासन, वही एलजी, वही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल अपना शुगर लेवल घटा रहे हैं, वो कैलोरी कम ले रहे हैं। क्या इस तमाशे पर किसी को यकीन होगा? और जो रिपोर्ट लीक कर रहे हैं उसमें खुद हाइपोग्लाइसीमिया की शिकायत का जिक्र एम्स के डॉक्टरों की जांच के बाद किया गया है। उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल के वकील को दी गई, उस रिपोर्ट में हर दिन का शुगर लेवल किस समय कितना है वो गायब कर दे रहे हैं।
तो संजय सिंह का सीधा आरोप है कि अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि स्थितियां गंभीर हैं, लेकिन इसको दरकिनार किया जाए। बिहार की राजनीति की बात करते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले घमासान तेज हो गया है। एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी ने अपने ही सहयोगी नीतीश कुमार पर तंज कस दिया है। इसके अलावा सीट बंटवारे से पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब इसको लेकर वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। तो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी और उन्होंने 25 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद सियासी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई। हम धन्यवाद देना चाहते हैं नीतीश कुमार जी को। जब हम अलग हुए 2015 में, अब पार्टी बनाया, तो चाहे जिस भावना से उन्होंने कहा अरे जीतन मांझी से पार्टी चलेगी, उसके पास न पैसा है न कौड़ी है, वो कैसे चलाएगा पार्टी। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, हमारे प्रधान सचिव के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय नेता ने भी कहा कि आज हमारी पार्टी चल नहीं रही है, फर्दवाल दौड़ रही है, सबको देखता है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 2015 में 25 सीट पर एक लड़ी थी। 21 सीट अपना सिंबल पर और 4 सीट भाजपा के सिंबल पर। इस बार 2025 में कम से कम हम लोग 25 सीट पर जरूर लड़ेंगे और उसके लिए हमारी तैयारी 25 नहीं 75 और 100 सीटों पर है। और सीधे रुख करते हैं, शशांक हमारे सहयोगी बने हुए। शशांक, जिस तरीके के 2 बयान जीतन राम मांझी के सामने आए हैं सीटों को लेकर और पार्टी को लेकर, ये विधानसभा से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है या फिर किसी खटपट के संकेत हैं? देखिए, किसी तरह का कोई खटपट एनडीए में बिहार में नहीं है। मैं आपको बता दूं, जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री बने हैं और उनके पार्टी की तरफ से अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसमें मांझी ने ये बातें कहीं। पार्टी के नेताओं से मेरी बातचीत भी हुई है। कार्यकर्ताओं को उत्साहित रखने के लिए उन्होंने ये बात कही, लेकिन साथ में एनडीए में वो प्रेशर पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। देखिए, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में जीतन मांझी, जेडीयू और बीजेपी थी। मांझी को 7 सीट दी गई थी, 4 वो जीते। लेकिन इस बार चिराग भी साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, तो मांझी को क्या 7 सीट भी मिलेगी ये मुश्किल दिख रहा है। 4 से 5 सीट ही उनको मिलने की संभावना है। इसलिए अभी से ही वो दबाव बनाना वो जो है शुरू कर दी है। अब आगे चलकर ये देखना होगा कि इस पर बीजेपी और जेडीयू की क्या प्रतिक्रिया आती है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके के बयान शशांक सामने आए हैं, क्या नीतीश कुमार की किसी तरह से कोई टेंशन बढ़ रही है या फिर सब समझ रहे हैं कि केवल उत्साह भरने के लिए मांझी ने बयान दे दिया? कार्यकर्ताओं को उत्साहित रखने के लिए भी बयान दिए हैं और साथ में प्रेशर पॉलिटिक्स भी वो कर रहे हैं, क्योंकि अभी बिहार एनडीए में कुल 5 दल हैं और मुकेश सहनी क्या भविष्य में भी एनडीए में आ जाएंगे, ये भी देखना होगा। और आपको बता दूं, मांझी ने ये भी कहा नीतीश पर तंज कसते हुए कि नीतीश ने एक समय कहा था कि जीतन मांझी से पार्टी नहीं चल पाएगी, उसके पास पैसा नहीं है। तो क्यों बार बार उस तरह की बात बोलता है? मैं आपको बता दूं, नीतीश ने उनको सीएम बनाया, राजनीति में उनको हटाया गया था, तो नाराज रहते हैं और संदेश देने की कोशिश मांझी ने की। अब देखने वाली बात होगी कि आगे भविष्य में क्या इम्पैक्ट होता है। बहुत शुक्रिया शशांक आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो बिहार में जीतन राम मांझी की मांग के बाद सियासत भी गर्मा गई है। जेडीयू और बीजेपी जहां मांझी के बयान का बचाव कर रहे हैं, तो आरजेडी ने नीतीश कुमार को निशाने पर ले लिया है। जीतन राम मांझी जी के बयानों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। उन्होंने तो स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्री नीतीश कुमार जी से उनकी कोई ना इत्तफाकी नहीं है और उन्होंने यह भी कहा कि जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद देकर के जो सम्मान दिया, उसके लिए वो हमेशा उनके आभारी रहेंगे। एनडीए में शामिल दलों के बीच में हाथ और गले मिले हैं, लेकिन दिल अभी भी नहीं मिला है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी का दर्द एक बार फिर छलका है। जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहले कभी कहा था कि इनसे पार्टी नहीं चलेगी, तो उन्होंने ये कहा है कि आज उनकी पार्टी दौड़ रही है और 25 सीटों पर उन्होंने दावा किया है। उनका दावा बिल्कुल वाजिब है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को 25 से भी ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। देखिए, अभी चुनाव में विलंब है, चुनाव आने दीजिए, उसके बाद हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो तय करेगा हम कितनी सीटों पर कौन पार्टियां लड़ेगी। लेकिन हमारा एनडीए गठबंधन है,
और एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ 25 में लड़ेगी। तो जीतन राम मांझी के बयान के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर से गरमा गई है और तरह तरह के सवाल भी उठने लगे।